नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। भारत के सबसे महत्वपूर्ण चुनावों में से एक का वक्त करीब आ रहा है। आज केंद्रीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए कैलेंडर जारी कर दिया। 18 जुलाई को भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। हम सब जानते हैं, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राजनीति के साथ गणित का भी खूब इस्तेमाल होता है। वोट सिर्फ वोट नहीं होता, उसका मूल्य होता है और वरीयता का भी चक्कर होता है। इसलिए आज लल्लन टॉप शो में हम आम जनता को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ताकि आने वाले दिनों में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी के दौरान आप समझ सकें कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आपके विधायक जी, आपके सांसद जी, उनके वोट का मूल्य क्या है और उनके वोट के पीछे की गणित क्या है। अंक गणित या फिर नेता नगरी वाला गणित, सब समझ जाएंगे आप। लेकिन उससे पहले दिन का वीडियो, इस पर गौर करिए। – 2015 के बिहार के विधानसभा चुनाव में म्यूजिक के साथ एक नारा खूब चलाया जा रहा था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये वीडियो बिहार के समस्तीपुर जिले का है। इसमें एक व्यक्ति और उनकी पत्नी भीख मांगते दिख रहे हैं। यहाँ के सदर अस्पताल में एक लड़के की मौत के बाद पोस्टमार्टम हुआ। आरोप है कि इस लड़के का शव देने के लिए उसके पिता से 50,000 रुपए की घूस मांगी गई। परिवार के पास इतनी रकम नहीं थी। पैसे की जुगाड़ के लिए वो गांव लौट आए और फिर गांव में आंचल पसार कर भीख मांगने लगे। लोगों को अपनी व्यथा बताई और इस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। समस्तीपुर के ताजपुर थाना के आहार गांव का ये मामला है। महेश ठाकुर का 25 साल का बेटा संजीव 25 मई से लापता था। परिजनों ने खोजबीन की। 7 जून को जानकारी मिली कि एक अज्ञात युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। फिर थाने से जानकारी मिली कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जब माता पिता शव लेने पहुंचे तो आरोप है कि घूस की रकम अस्पताल के कर्मचारी ने मांगी। अस्पताल प्रशासन को जब जानकारी दी गई तो आनन फानन में शव पुलिस को सौंप दिया गया, जिसके बाद अंतिम संस्कार हो पाया। लाश की कीमत लगाई जा रही है। सिस्टम कह दिया जाता है इस चीज को। सिस्टम यानी सरकार। सरकार कौन चला रहा है बिहार में? वही जो बाहर का दावा करते थे, नीतीश कुमार। जाहिर सी बात है कि उनको घेरते हुए विपक्षियों के ट्वीट भी आए। हम उस पर नहीं जाएंगे। आप सोचिए कि हम किस सिस्टम में जी रहे हैं। ये दिन का वीडियो था। अब सुर्खियों का रुख करते हैं। पहली सुर्खी हैदराबाद गैंगरेप केस से जुड़ी हुई है। हैदराबाद पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 6 में से 4 आरोपी नाबालिग हैं। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने बताया कि पुलिस नाबालिगों को कोर्ट में अडल्ट की तरह पेश करने की अपील करेगी। ये गौर से सुनिएगा कि क्यों हम कह रहे हैं कि पुलिस नाबालिगों को एडल्ट की तरह पेश करने की अपील करेगी और क्यों इस पर आखिरी फैसला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड लेगा। ये फैसला करेगा कि आरोपियों को माइनर यानी कि नाबालिग की तरह ट्रीट करना है या वयस्क यानी कि एडल्ट की तरह। इसकी वजह एक कानून है, उस पर आएंगे। जो आरोपी हैं उनमें से जो 2 वयस्क हैं, पहले उनका नाम जान लीजिए। इनका नाम है उमर खान और सऊद्दीन मलिक। आज तक से जुड़े रिपोर्टर आशीष पांडे बताते हैं कि उमर राजनीतिक संबंधों वाले एक संपन्न परिवार से आता है। दूसरा वयस्क आरोपी सऊद्दीन मलिक है, जो एक स्थानीय टीआरएस नेता का बेटा है। टीआरएस पार्टी की ही तेलंगाना में सरकार है। इसके अलावा जो बाकी 4 आरोपी हैं उनमें से भी एक का तगड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन है। ये नाबालिग आरोपी हैं। इनकी उम्र 16 से 18 साल के बीच है और इनमें से एक आरोपी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायक का बेटा है। ये 7 जुलाई को 18 साल का हो जाएगा। इसके अलावा जो 3 नाबालिग आरोपी हैं उनके कनेक्शन भी कथित तौर पर ताकतवर राजनेताओं से बताए जा रहे हैं। इन आरोपियों के बारे में आपने जान लिया। अब जानिए कि हैदराबाद गैंगरेप केस क्या है।
28 मई को हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में एक पार्टी हुई। इसी पार्टी में एक लड़की अपने दोस्त के साथ आई। पार्टी में लड़की को 6 लड़के मिले जिन्होंने उसे घर ड्रॉप करने का ऑफर दिया। इसके बाद पीड़िता अपने दोस्त को छोड़कर उन लड़कों के साथ चली गई। लड़के 2 कार में थे, एक इनोवा और एक मर्सिडीज। घटना में जिस इनोवा का इस्तेमाल हुआ वो सरकारी वाहन के तौर पर दर्ज है, जो वक्फ बोर्ड के एक टॉप पदाधिकारी के नाम पर रजिस्टर्ड है। वहीं मर्सिडीज एक विधायक की है। साथ ही मर्सिडीज और इनोवा दोनों को कथित तौर पर नाबालिग आरोपी चला रहे थे। पीड़िता ने शुरुआत में आरोप लगाया कि कार में उन लड़कों ने उसके साथ मारपीट की और बदतमीजी की। मामला पुलिस के पास पहुंचा। 1 जून को पीड़िता के पिता ने जुबली हिल्स थाने में इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई। शुरुआत में पुलिस ने यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया, लेकिन जब विक्टिम की काउंसलिंग की गई तो गैंगरेप की बात सामने आई। फिर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376D के तहत गैंगरेप का मामला भी दर्ज किया। अगर किसी आरोपी को माइनर माना जाता है तो उसके खिलाफ सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करता है और उसे 3 साल से ज़्यादा की जेल की सज़ा नहीं दी जा सकती। हालांकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के संशोधन के बाद कानून में ये बात और जुड़ गई है कि अगर आरोपी 16 से 18 साल के बीच का है और उसने कोई गंभीर अपराध किया है तो उसके खिलाफ एडल्ट की तरह सुनवाई की जा सकती है। इस केस में अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आरोपियों को एडल्ट की तरह ट्रीट करने की इजाज़त देता है तो उन्हें सामान्य कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई भी सामान्य अपराधियों की तरह होगी। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा, पुलिस अधिकतम सजा सुनिश्चित करने के लिए अदालत में मांग करेगी। आप में से कुछ लोगों की ये उत्सुकता हो सकती है कि हमने विधायक का नाम क्यों नहीं बताया, हमने उन 4 नाबालिगों का नाम क्यों नहीं बताया, क्योंकि हमारे देश का कानून इस चीज़ की मनाही करता है कि जो माइनर है, जो 18 से कम उम्र का अपराधी है, उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की जा सकती। दूसरी सुर्खी की तरफ चलते हैं। ये विवादित बयानों से जुड़ी है। यहां पर भी अज़दुद्दीन ओवैसी का जिक्र आएगा। दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में 2 नई एफआईआर दर्ज की हैं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के आरोप में एक एफआईआर बीजेपी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा पर हुई है। एक और एफआईआर में बीजेपी नेता नवीन जिंदल समेत कुल 32 लोगों का नाम दर्ज किया गया है। इसमें एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद अज़दुद्दीन ओवैसी का नाम भी है। ओवैसी के नाम पर एफआईआर हुई तो एआईएमआईएम के कार्यकर्ता विरोध जताने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना, ये दिल्ली का एक थाना है, वहां पहुंच गए। पुलिस से नोकझोंक हुई। कार्यकर्ताओं ने पोस्टर बैनर के जरिए नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग भी की। इन कार्यकर्ताओं में से कईयों को प्रिवेंटिव अरेस्ट हिरासत में ले लिया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद अज़दुद्दीन ओवैसी ने एक के बाद एक कुल 11 ट्वीट भी किए। पहले ट्वीट में लिखा, मुझे एफआईआर का एक पन्ना मिला है। ये मैंने पहली एफआईआर देखी है जो ये नहीं बता रही कि अपराध क्या है। मुझे नहीं पता कि मेरी किस टिप्पणी ने पुलिस को एफआईआर के लिए आकर्षित किया। इसी थ्रेड में ओवैसी आगे लिखते हैं, दिल्ली पुलिस बैलेंसवाद सिंड्रोम से प्रभावित है। हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया है कि ओवैसी के किस बयान को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन इस एफआईआर में उन लोगों को भी नत्थी किया गया है जिन्होंने पिछले दिनों शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। शादाब चौहान ने रोड साइड पिलर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, जज साहब क्या इस एरिया को सील कर दिया जाए जब कोई ऐसे रूप पर दावा करे। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग के विवाद के बाद ये टिप्पणी की गई थी जिसे दिल्ली पुलिस ने आपत्तिजनक माना। टीवी डिबेट्स में आने वाले इलियास शराफुद्दीन नाम के एक कथित जानकार इस्लाम के बारे में, उसका भी नाम एफआईआर में है। बीते दिनों कई डिबेट में इस आदमी ने भगवान शंकर के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करते हुए अपना बयान दिया था। इसके अलावा पत्रकार सबा नकवी और यति नरसिंहानंद को भी एफआईआर में नामित किया गया है। इन सभी पर फेसबुक पोस्ट, ट्विटर, टीवी डिबेट और बयानों के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में आईपीसी की 153, 504, 505 जैसी धाराएं लगाई गई हैं। इसके साथ ही एक धारा और भी लगाई गई है, 295A। अब आप कहेंगे इस धारा को हमने अलग से क्यों रेखांकित किया 295A को? इसकी वजह है कि इसमें 3 साल की सजा हो सकती है और सबसे अहम बात, ये गैर जमानती धारा है। गैर जमानती धारा का मतलब ये नहीं होता कि जमानत मिलेगी ही नहीं, जमानत मिलेगी लेकिन कोर्ट के जरिए। हल्की धाराओं में थाने में जमानत मिल जाती, पर इसमें ऐसा नहीं होगा। अगली सुर्खी ये भी पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी से ही जुड़ी है।
इस विवाद से जुड़ी अरब मुल्कों की टिप्पणियों के बीच भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग दी गई। इस दौरान सवाल पूछा गया कि क्या विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर की बैठक में पैगंबर पर टिप्पणी का मुद्दा उठा। जवाब में MEA के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, मेरी समझ ये है कि इस मुद्दे को उस बातचीत के दौरान नहीं उठाया गया था। हम यह स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि ट्वीट और टिप्पणियां सरकार के विचारों को नहीं दर्शाती हैं। जिन्होंने ऐसी टिप्पणियां और ट्वीट्स किए हैं उनके खिलाफ संबंधित पक्ष की ओर से कार्रवाई की गई है। बताया गया कि भारत और ईरान के बीच बुधवार को व्यापार, कनेक्टिविटी और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मसले पर बातचीत हुई। दरअसल ये ईरान की तरफ से आए बयान का जवाब था। आपको लग रहा होगा कि ये MEA का जवाब क्यों बताया गया। ईरान की तरफ से क्या आया था? बुधवार को ईरानी पक्ष के हवाले से कुछ अलग जानकारी दी गई थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि विदेश मंत्री हुसैन आमिर ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक कमेंट से बने नकारात्मक माहौल का मुद्दा उठाया और इस पर भारतीय पक्ष ने इस्लाम के संस्थापक के लिए भारत सरकार के सम्मान की बात को दोहराया। ईरान के अनुसार NSA अजीत डोवाल ने टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा कि दोषियों से इस तरह से निपटा जाएगा ताकि अन्य लोग भी सबक सीख सकें। लेकिन आज भारत ने इस बात का खंडन कर दिया। अगली सुर्खी 10 जून को होने वाले 13 राज्यों की 57 सीटों के राज्यसभा चुनाव से जुड़ी है। इसमें महाराष्ट्र की 6 सीटें भी शामिल हैं। चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र में सरकार चला रही महाविकास अघाड़ी यानी शिवसेना, कांग्रेस और NCP गठबंधन की सरकार को झटका लगा है। पूर्व गृह मंत्री और विधायक अनिल देशमुख और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की ओर से राज्यसभा चुनाव में मतदान करने की याचिका को विशेष अदालत ने खारिज कर दिया। दोनों ही चुने विधायक हैं, वोट डालना चाहते थे। इनके वोट पर ही, विधायक के वोट पर ही राज्यसभा का चुनाव टिका होता है। ऐसे में अगर जमानत नहीं मिली तो अघाड़ी गठबंधन के 2 वोट कम हो जाएंगे। ये दोनों ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं। ऐसी खबर है कि विशेष अदालत के इस फैसले को अनिल देशमुख हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। महाराष्ट्र में मुकाबला कांटे का है क्योंकि 2 दशक से अधिक समय में पहली बार 6 सीटों पर चुनाव के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्तारूढ़ शिवसेना ने 2 उम्मीदवार उतारे, संजय राउत और संजय पवार। NCP ने प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट दिया, जबकि विपक्षी BJP ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनिल बोंडे के अलावा तीसरे उम्मीदवार धनंजय महादिक को भी उतार का मामला रोचक कर दिया। महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान और हरियाणा की भी एक सीट पर जबरदस्त लड़ाई है। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और अजय माकन के मुकाबले सुभाष चंद्रा और कार्तिकेय शर्मा। मीडिया से जुड़े लोग इन्हें सपोर्ट कर BJP ने बड़ा दांव चला है, जिसके बाद राजस्थान और हरियाणा दोनों ही जगह कांग्रेस के विधायकों की रिजॉर्ट बंदी हुई। अब कहा जा रहा है कि वो सीधे वोटिंग के लिए लैंड होंगे वोटिंग स्थल पर। ये थी आज की सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। आने वाले दिनों में चाय की टपरी से लेकर व्हाट्सएप तक इस बात पर सिर धुना ही जाएगा कि अगला राष्ट्रपति होगा कौन। और ये सवाल जायज़ भी है, लेकिन इस जायज़ सवाल पर आने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुनाव कैसा होता है और मौजूदा वक्त में राष्ट्रपति चुनाव की गणित कैसी है, किस पार्टी, किस गठबंधन के पास कितने वोट हैं, कौन अपने कैंडिडेट को चुनाव जिताने में सफल हो सकता है, किस पार्टी का नामित कैंडिडेट देश का अगला राष्ट्रपति हो सकता है। इस पर चर्चा कर ली जाए और इस पर भी बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर चुनाव में प्रभावी हो सकते हैं कैंडिडेट के लिए। तो शुरू से शुरू करते हैं ताकि अगली दफा कोई राष्ट्रपति चुनाव की बात करे तो आपकी तैयारी एकदम पक्की हो, गुणा गणित समेत। पहला सवाल, राष्ट्रपति कब चुना जाता है? भारत में सारा काम संविधान के तहत होता है और संविधान का अनुच्छेद 62 ये कहता है कि एक राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले अगले राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जानी चाहिए। चूंकि राष्ट्रपति जो मौजूदा है रामनाथ कोविंद, उनका कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है, इसलिए चुनाव भी इस तारीख से पहले करा लिया जाएगा। यही संविधान सम्मत होगा। ध्यान दीजिए, हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो ये काम भी हम बाकी चुनावों की तरह ही केंद्रीय चुनाव आयोग के मार्फत करवाते हैं। हम मतलब हम भारत के लोग। इसीलिए आज अपने टेलीविजन पर आपने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को देखा होगा। आज आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें जरूरी तारीखों का उल्लेख था। आप भी नोट करिए। राष्ट्रपति चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना, ये अधिसूचना कब निकाली जाएगी? ये अधिसूचना निकाली जाएगी 15 जून को। इस दिन से चुनाव के लिए नामांकन भी भरा जा सकेगा।
29 जून को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। 30 जून को नामांकन की जांच होगी। 2 जुलाई तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। 18 जुलाई को जरूरत पड़ी तो वोटिंग होगी। 21 जुलाई को मतों की गिनती होगी। राष्ट्रपति पद के लिए सीधा चुनाव क्यों नहीं होता, यह सवाल आप पूछ सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि भारत और दूसरे कई संसदीय लोकतंत्रों में राष्ट्रपति का पद सेरेमोनियल होता है। वो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, सरकार के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम उन्हीं के आदेश से चलते हैं, लेकिन उनके पास असली ताकत नहीं होती। वो बस चुनी हुई सरकार की सिफारिश पर अमल करते हैं। भारत में इक्का दुक्का परिस्थितियों को छोड़ दें तो राष्ट्रपति अपने मत या अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते। कौन सी परिस्थितियां? 2 बड़ी मिसाल सुनिए। देश के आम चुनाव में अगर किसी भी दल या गठबंधन को पूर्ण बहुमत ना मिले, तब राष्ट्रपति की भूमिका इस मामले में अहम हो जाती है कि वो सरकार बनाने का न्योता किसे और कब देते हैं। इसके अलावा कोई कानून दस्तखत के लिए उनके पास पहुंचे तो वे इसे लंबित रख सकते हैं, जैसे ज्ञानी जैल सिंह ने रखा। वापस भी भेज सकते हैं सिफारिश को, पर यहां कानून है कि दूसरी बार राष्ट्रपति के पास अगर सिफारिश भेज दी गई तो उन्हें दस्तखत करना ही होगा। राष्ट्रपति की गिनी चुनी शक्तियों के पीछे कारण है उनका जनता द्वारा सीधे न चुना जाना। अब आप पूछ सकते हैं कि भारत तो हर चुनाव में आनंद लेने वाला देश है, तब एक खुला चुनाव राष्ट्रपति के लिए भी करवा देने से क्या फर्क पड़ जाता? इसका जवाब यह है कि संविधान निर्माताओं ने भारत को एक संसदीय लोकतंत्र बनाया और इसी हिसाब से शक्तियों का विभाजन किया गया। ऐसी व्यवस्था में अगर राष्ट्राध्यक्ष के पद पर किसी व्यक्ति को सीधे जनता चुन लेगी तो वो व्यक्ति कह सकता है कि मैं इकलौता व्यक्ति सबसे ज्यादा लोगों की पसंद हूं, इसलिए मैं सारे तंत्र से ऊपर हूं, मैं ही अपने आप में सरकार हूं। इसकी एक दुनिया में मिसाल भी है। 1851 में लुई नेपोलियन ने यही किया। ये नेपोलियन बोनापार्ट के भतीजे थे और इन्हें जनता ने सीधे वोट से फ्रांस का राष्ट्रपति बनाया। 1852 में लुई नेपोलियन को गद्दी छोड़नी थी क्योंकि तत्कालीन फ्रेंच व्यवस्था में वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते थे, पर उन्होंने क्या किया? 1851 के दिसंबर में ऐलान कर दिया कि चूंकि उन्हें जनता ने राष्ट्राध्यक्ष बनाया है, इसलिए वो अपने अधिकार का प्रयोग कर फ्रांस की संसद को ही भंग कर देते हैं। अगले साल उन्होंने खुद को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया, यानी फ्रेंच गणतंत्र खत्म हो गया। भारत भी एक गणतंत्र है, इसलिए यहां भी किसी एक व्यक्ति को सर्वशक्तिशाली नहीं होने दिया जाता, इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती। व्यवस्था यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जनता की पसंद से जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं वो वोट करेंगे। अगला सवाल, राष्ट्रपति चुनाव में ये वोट कौन डाल सकता है? सारे जनप्रतिनिधि नहीं। जो जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं उनकी सूची जान लीजिए। वही जनप्रतिनिधि ऐसा कर सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो इसके लिए तय इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं? सांसद और विधायक। संसद और विधानसभाओं के मनोनीत या नॉमिनेटेड सदस्यों को इस इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इन्हें जनता ने सीधे नहीं चुना होता है। ये सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सदन के सदस्य बनाए जाते हैं। इसके साथ ही एमएलसी यानी विधान परिषद के सदस्य भी इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य नहीं होते। कारण फिर वही, क्योंकि इन्हें सीधे जनता ने नहीं चुना और एमएलसी सभी राज्यों में होते भी नहीं। तो जहां पर विधान परिषद है उनको ज्यादा वेटेज मिल जाएगा, जबकि संविधान निर्माता ऐसा नहीं चाहते थे। ऐसे में यह सवाल भी उठ सकता है कि अगर एमएलसी को जनता नहीं चुनती तो फिर राज्यसभा सांसदों को भी तो जनता नहीं चुनती, उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज का सदस्य कैसे मान लिया जाता है? आपको यहां पर ध्यान देना होगा भारत की विधायी व्यवस्था पर, जिसमें यह माना जाता है कि राज्यसभा के जो सांसद है वो केंद्र में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, इसीलिए वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं बशर्ते वो विधानसभाओं द्वारा चुने गए हो, मनोनीत ना हो। अब अगला सवाल, क्या सबके वोट की कीमत बराबर होती है? भारत में जनसंख्या का घनत्व इलाके के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। मिसाल के लिए गोवा में एक विधानसभा क्षेत्र में अमूमन 22 से 25 हजार वोटर होते हैं, वहीं यूपी में एक विधानसभा क्षेत्र में 3 या 4 लाख से ऊपर वोटर होना आम बात है। इसीलिए इलेक्टोरल कॉलेज में सांसदों और अलग अलग राज्यों के विधायकों के वोट की कीमत मूल्य अलग अलग होता है, ताकि देश के हर नागरिक की पसंद बराबरी से दर्ज हो। सांसद और विधायक के वोट की कीमत के लिए आधार बनाया जाता है एक फॉर्मूले को। फॉर्मूला क्या है? इसमें सबसे पहले आपको जानना होगा कि राज्य की जनसंख्या क्या है और जनसंख्या कब की। अभी 1971 की जनगणना का इस्तेमाल हो रहा है इस फॉर्मूले के लिए, और ये फॉर्मूला 2026 तक रहेगा। उसके बाद देखा जाएगा कि जनसंख्या का कौन सा बरस लेना है। विधायक के वोट का मूल्य कैसे पता किया जाएगा? इसका फॉर्मूला समझिए। सूबे की जनसंख्या को विधायकों की संख्या से भाग दे दिया जाएगा, तब जो संख्या मिलेगी उसे फिर 1000 से भाग दे दिया जाएगा। ये फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एक उदाहरण से भी समझते हैं। मिसाल के लिए मेरा गृह राज्य उत्तर प्रदेश,
इसकी जनसंख्या 1971 में थी 8,38,49,905। यूपी विधानसभा में अभी विधायकों की संख्या है 403। तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से पहले हम इस जनसंख्या में 1971 की 403 से भाग करेंगे और फिर 1000 से भाग करेंगे, और इसके हिसाब से जो संख्या आएगी तो यूपी के एक विधायक के वोट की कीमत होगी 208। अब चूंकि हर विधायक के वोट का मूल्य 208 है, तो अब इसे 403 से गुणा कर दें तो यूपी की तरफ से कुल 83,824 वोट डाले जाएंगे, इस मूल्य के वोट डाले जाएंगे। अब जैसा लाजमी है, सबसे वजनी वोट यूपी के विधायक का होगा जनसंख्या की वजह से, क्योंकि हम हर नागरिक के मत को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं इस सिस्टम में। और सबसे कम मूल्य कहाँ के विधायक का होता है? सिक्किम के विधायक का, सिर्फ 7 होता है वहां के विधायक का मूल्य। अब आते हैं सांसदों के वोट के मूल्य पर। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। सभी राज्यों के विधायकों के वोट की कुल कीमत को लोकसभा और राज्यसभा के कुल चुने हुए सांसदों की संख्या से भाग दे दिया जाता है उस राज्य के। 1997 से यह संख्या चली आ रही थी 708, यानी कि सांसद के वोट का मूल्य होगा 708। लेकिन अब इसमें कुछ तब्दीली आ गई है। इसकी वजह क्या है? इस बार जम्मू कश्मीर में पहले की तरह विधानसभा नहीं है, इसलिए एक सांसद के वोट की कीमत घटकर 700 हो जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति चुनाव में जम्मू कश्मीर या लद्दाख की राय दर्ज ही नहीं होगी। यहां से आए सांसद अब भी संसद में हैं और ये राष्ट्रपति चुनाव में वोट भी देंगे। एक बात और जान लीजिए, ये खुला चुनाव नहीं है, लेकिन इसमें संसद या विधानसभा की तरह पार्टियां अपनी मर्जी चलाने के लिए व्हिप जारी नहीं कर सकती, यानी विधायकों या सांसदों को बाध्य नहीं कर सकती कि हमारे कहे के मुताबिक ही वोट दो। इसीलिए 1969 के चुनाव में अंतरात्मा की आवाज वाला इंदिरा गांधी का फॉर्मूला लगा था। अगला सवाल, ये वरीयता का चक्कर क्या होता है? वोट और मूल्य तो समझ में आ गया। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते वक्त मतदाता यानी कि विधायक या सांसद वरीयता देता है, प्रेफरेंस, यानी कि अपनी चॉइस बताता है। वोट देते वक्त उम्मीदवार के सामने 1 या 2 लिखता है। जब मतों की गिनती होती है तब सबसे पहले पहली वरीयता के वोट गिने जाते हैं। अगर ये कुल मतों के 50% से ज़्यादा नहीं होते तब दूसरी वरीयता के वोट गिनने की नौबत आती है। इसमें जिसके सबसे ज़्यादा वोट हों वही उम्मीदवार जीत जाता है। पर क्या अपने देश में कभी ऐसा हुआ कि दूसरी वरीयता के वोट गिनने की नौबत आई? हुआ। अभी मैंने जिक्र किया 1969 में, जब कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट थे नीलम संजीव रेड्डी, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी ही पार्टी से बगावत करते हुए उस वक्त के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को चुनाव मैदान में उतार दिया और फिर कांग्रेस के विधायकों सांसदों से कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट दो। करीबी मुकाबला हुआ और दूसरी वरीयता के वोट गिने जाने के बाद वीवी गिरी ये चुनाव जीतने में सफल हुए थे। बाकी अगर आपकी राष्ट्रपतियों में, पिछले राष्ट्रपतियों में, उनकी राजनीतिक हिस्ट्री में दिलचस्पी हो तो आप लल्लन टॉप की पॉलिटिकल किस्सों की पहली सीरीज महामहिम जरूर देखें, जिसमें हमने भारत के राष्ट्रपतियों के किस्से सुनाए। आपको आज के लल्लन टॉप शो के डिस्क्रिप्शन में महामहिम की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब शो आगे बढ़ाते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि चुनाव कैसे होता है। अब अगला सवाल कि चुनाव होगा किसका? इसी सवाल को दूसरी तरह से पूछने का तरीका है कि चुनाव किसकी मर्जी से होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 58 कहता है कि कम से कम 35 साल की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है, बशर्ते वो चुनाव के लिए पात्र हो। और ये पात्रता वही है जो लोकसभा या विधानसभा चुनाव के लिए होती है। किसी मामले में आपको सजा ना मिली हो, आप दिवालिया या पागल ना घोषित किए गए हों, आप भारत के नागरिक हों, आपका वोटर कार्ड बना हो, आदि इत्यादि। शुरू में हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का पद सेरेमोनियल होता है, लेकिन पॉलिटिकल मैसेजिंग की दुनिया में राष्ट्रपति पद का महत्व बहुत होता है। इसीलिए कौन सा दल या गठबंधन अपने उम्मीदवार को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बिठा पाता है, इस पर सबकी नजर रहती है। भाजपा आज केंद्र और ज्यादातर राज्यों में सत्तारूढ़ है। लाजमी है कि पार्टी अपने पसंद के उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुनाव जिताना चाहेगी। फिर दूसरी तरफ विपक्षी एकता की थ्योरी है जो हर चुनाव से पहले सर उठाती है। अगर विपक्ष वाकई भाजपा को एक साथ टक्कर देना चाहता है तो राष्ट्रपति चुनाव इस एकता के लिटमस टेस्ट की तरह हो सकता है, पर उसके लिए जरूरी है गणित को साधना। अभी मौजूदा गणित क्या है, क्योंकि हमें तो पता है हमारे देश में सांसद कौन है, किस पार्टी के, विधायक कौन है, किस पार्टी के हैं। बाकी कुछ कल पता चल जाएगा, क्योंकि कल राज्यसभा का चुनाव होना है 10 तारीख को। तो हालिया गणित समझते हैं। इंडिया टुडे के लिए अपने विश्लेषण में नेता नगरी में लगातार पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर आने वाले राहुल श्रीवास्तव ने इस गणित को बड़े दिलचस्प ढंग से समझाया है। राहुल बताते हैं कि 2017 में जब भाजपा ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया था,
तब पार्टी केंद्र के साथ साथ एनडीए की शक्ल में 21 राज्यों पर राज कर रही थी। इन राज्यों की आबादी भारत की आबादी के कुल 70% के बराबर थी। इसलिए किसी को हैरानी नहीं हुई जब कोविंद को 65.65% मत मिले और विपक्षी कैंडिडेट मीरा कुमार उन्हें 34.35% वोट मिले। 2022 की बात करें तो भाजपा के सांसद लोकसभा और राज्यसभा में तो बढ़ गए हैं 17 के मुकाबले, लेकिन राज्यों में पार्टी कुछ सिमटी है। अब एनडीए 17 राज्यों में सरकार चला रहा है और जिन राज्यों में चला रहा है उनकी आबादी देश की आबादी के 49.6% के बराबर बैठती है। भाजपा गठबंधन अब महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में सत्ता से बाहर है। तेलुगु देशम पार्टी, शिवसेना और अकाली दल जैसी पार्टियों ने भी भाजपा से किनारा कर लिया है। वैसे यहाँ ये बात भी दर्ज की जाए कि अगर 2017 से 2022 के बीच भाजपा राज्यों में कमजोर हुई है तो केंद्र के दोनों सदनों में मजबूत भी हुई है और जिन राज्यों में भाजपा विपक्ष में है वहां पर कई जगह अंक गणित के हिसाब से कुछ मजबूत स्थिति में भी है। मसलन महाराष्ट्र, जहां भाजपा आज भी सिंगल पार्टी के हिसाब से सबसे बड़ा दल है और इकलौती पार्टी जिसके 100 से ज्यादा विधायक हैं। बहरहाल, राष्ट्रपति चुनाव के जटिल गणित को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2022 में स्थिति क्या थी ये समझ लीजिए। संसद और राज्यों को मिलाकर भाजपा के पास कुल 48.9% मत थे और सभी विपक्षी पार्टियों को जोड़ दें जो कभी भी किसी भी तरह से भाजपा की विपक्षी रही तो मिलाकर 51.1% मत। पर इस गणित में कुछ बदलाव 10 जून को होगा जब 57 सीटों पर राज्यसभा सांसद चुने जाएंगे। दर्शक जानते हैं कि 41 सीटों पर सांसद निर्विरोध चुने जा चुके हैं। वोटिंग की जरूरत सिर्फ 16 सीटों पर पड़ रही है जो कि हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक में है। भाजपा के 24 सांसद इनमें रिटायर हुए थे। इनकी जगह पार्टी 14 सांसदों को तो निर्विरोध जिता चुकी है। जिन 16 सीटों पर चुनाव होना है उनमें से भी पार्टी 6 और सीटें जीत सकती है। कांग्रेस के 7 सांसद रिटायर हुए थे। इनकी जगह पार्टी 4 सांसदों को निर्विरोध जिता चुकी है। दावा कर रही कि 4 सांसद वो और जिता लेगी और संख्या बढ़ सकती है। आम आदमी पार्टी के सांसद 3 से 10 हो गए हैं और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP इसके सांसद 6 से 9 होना तय है। इसका मतलब है कि राज्यसभा में गिनती में उठापटक होने तो वाली है, लेकिन अगर हम मुकाबला भाजपा वर्सेस अदर्स की तरह देखें तो इस हेराफेरी के बावजूद यानी बदलाव के बावजूद मुकाबले का चरित्र बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा। भाजपा राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी न सिर्फ सबसे ताकतवर पार्टी बनी रहेगी बल्कि ये भी तय है कि उसकी ताकत इलेक्टोरल कॉलेज के लिए मान्य 50% मतों के आसपास ही रहेगी। विपक्ष के पास कुल जमा 50% से ज्यादा वोट है, लेकिन क्या वो एक छाते के नीचे इकट्ठा हो पाएंगे, इस पर बड़ा सवालिया निशान लगा है। क्योंकि जब भी राज्यसभा में या लोकसभा में किसी महत्वपूर्ण बिल पर वोटिंग होती है तो हमने देखा है कि कई राज्यों में जो भाजपा की विरोधी पार्टियां हैं वो भाजपा के साथ, नरेंद्र मोदी सरकार के साथ खड़ी रहती हैं। मसलन आंध्र प्रदेश में सरकार चलाने वाली जगन मोहन रेड्डी की पार्टी या फिर कई मौकों पर ओडिशा में सरकार चलाने वाली नवीन पटनायक की पार्टी। कागज पर एकमुश्त विपक्ष भले चुनाव जीतने के लिए जरूरी आंकड़ा रखे, लेकिन हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जब विपक्षी पार्टियों ने इस तरह के किसी भी एकता की संभावना को खत्म कर दिया। टीआरएस की बात करें, ये कई बिल्स पर बीजेपी के साथ पहले खड़ी नजर आई, पर बीते कुछ दिनों में जैसे जैसे तेलंगाना में भाजपा और नरेंद्र मोदी ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है, राज्य की सत्ता के लिए अपनी दावेदारी बढ़ाई है, तो पार्टी कुछ उखड़ी रही है। तो अभी अलग अलग विश्लेषक हैं जो अलग अलग ढंग से इन रीजनल पार्टीज के रुझान पर टिप्पणी करते हैं। हमने ये भी देखा है कि कई बार पार्टियां अपने गठबंधन की प्रतिबद्धताओं को छोड़कर समर्थन का ऐलान कर देती हैं। मसलन जब प्रतिभा पाटिल चुनाव लड़ी थी तो वो कांग्रेस की कैंडिडेट थी, पर शिवसेना ने इस बिना पर एनडीए से अलग रास्ता चुना था कि प्रतिभा पाटिल महाराष्ट्र से आती हैं। इस तरह के और भी कई उदाहरण हैं। तो अभी कुछ दिलचस्पी तो बनी हुई है, पर सबसे बड़ी दिलचस्पी ये है कि क्या कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस और ऐसी तमाम पार्टियां जो राज्यों में एक दूसरे के विपक्ष में होती हैं वो एक गठबंधन बना पाएंगी सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, और उनकी तरफ से कैंडिडेट कौन आएगा। कई नाम उछलते हैं, कभी शरद पवार का नाम आता है, कभी किसी और ऐसे बुजुर्ग नेता का जिसके नाम पर सब एक मत हो जाए। कोई एचडी देवगौड़ा का नाम चलाता है, कोई कहीं और की पॉलिटिकल गप लेकर आता है। और भाजपा की तरफ से कैंडिडेट कौन होगा इसको लेकर कयासबाजी तो शुरू हो गई है। अलग अलग फॉर्मूले बताए जा रहे हैं। कोई कहता है कि इस बार आदिवासी समाज से कोई आएगा, दूसरी थ्योरी दी जाती है कि किसी महिला को मौका मिलेगा, तीसरी थ्योरी दी जाती है कि किसी दक्षिण भारतीय राज्य से आने वाले व्यक्ति को चुना जाएगा,
ताकि एक पॉलिटिकल मैसेज जाए और जो दुर्ग बीजेपी के लिए जीतना भी बचा रह गया है, जिसमें तमिलनाडु है, जिसमें केरल है, जिसमें आंध्र प्रदेश है, जहां पर वो तेलुगु देशम के हिस्सेदार तो रहे पर अपने दम पर एक राजनीतिक सत्ता नहीं बन पाए, या तेलंगाना है, कर्नाटक है जहां पर अभी सरकार चल रही, वहां पर और पॉलिटिकल मैसेजिंग जाए। तो एक ये तीसरी थ्योरी है, एक आदिवासी की थ्योरी, एक महिला की थ्योरी। वैसे आदिवासी महिला की भी थ्योरी है। फिर तीसरी थ्योरी है कि दक्षिण भारत से आने वाला व्यक्ति। चौथी थ्योरी है जो कहती है कि क्या मार्गदर्शक मंडल में मौजूद या मार्गदर्शक मंडल की राह देख रहे किसी नेता का नंबर लग सकता है। जब मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर से टिकट नहीं मिला और कैबिनेट भी उनकी चली गई, तो लोगों ने एक ये थ्योरी भी दी कि नरेंद्र मोदी सरप्राइज कर सकते हैं। और यही सबसे मजबूत थ्योरी है कि नरेंद्र मोदी सरप्राइज कर सकते हैं। भाजपा के पिछले कार्यकाल में भी ऐसा हुआ था। जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार चला रहे थे, उन्होंने पहले नाम चलवाया कृष्णकांत का, जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, समाजवादी धारा से आते थे। फिर नाम चला महाराष्ट्र के गवर्नर रहे पीसी अलेक्जेंडर का, लेकिन तब एनडीए अपने दम पर बहुमत नहीं थी पूरे देश का अगर इलेक्टोरल कॉलेज जोड़ें, और पीसी अलेक्जेंडर के नाम पर सोनिया गांधी ने वीटो कर दिया था, डिस्पाइट द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद कि पीसी अलेक्जेंडर एक नौकरशाह के तौर पर गांधी परिवार के बहुत करीबी रहे थे। और फिर समाजवादी पार्टी जैसे खेमों को अपने साथ लाने के लिए नाम लाया गया था एपीजे अब्दुल कलाम का। पर वो साल दूसरा था, तब भाजपा के पास बहुमत की करीबी नहीं थी। अब बहुमत की करीबी है और इसीलिए 2017 में आखिरी तक कयास लगते रहे और फिर नाम आया बिहार के उस वक्त के गवर्नर और कानपुर देहात के नेता और पहले राज्यसभा के सांसद रहे रामनाथ कोविंद का। तो इस बार कौन सा सरप्राइज नाम आएगा, आप भी बताइए, क्योंकि अटकलबाजियों में तो हमारा देश उस्ताद है। बाकी अलग अलग पार्टियों की तरफ से जो रुख आता रहेगा, बयान आते रहेंगे, जैसे बिहार के एक नेताजी का बयान आया कि नीतीश कुमार जी से अच्छा राष्ट्रपति कौन बनेगा, वो सब हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे और अपने वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी में भी इसका जिक्र करते रहेंगे। शो में अब आखिरी पड़ाव, सोशल मीडिया ऐप कू पर हम दिन के एक सवाल पर आपकी राय पूछते हैं। आज हमने पूछा कि क्या विवादित टिप्पणियों के मामले में कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं। हाँ कहने वालों की संख्या है 58%, नहीं कहने वालों की संख्या 42%। अगर आप भी इस सोशल मीडिया ऐप कू पर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहें तो वहां जाएं और ललन टॉप को फॉलो करें। अलग अलग मुद्दों पर आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।